हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर कोई आगे हम सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। अब तक जो हो गया उसको थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बोहर ने जो फॉर्मूले दिए उस पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है, किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं वो न्यूमेरिकल, हम इस पे बात करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम आ रही है, बहुत कम बच्चे पूछते हैं प्रॉब्लम्स, और उन कम बच्चों में से भी न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम ने पूछे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, नो। इसका सीधा मतलब ये है कि आप न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं कर रहे। ढेर सारे न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। मैं जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि पहली यूनिट बेशक टफ रही हो, वो टफ है नहीं, बट टाइम से पहले आपको वो यूनिट करने को कहा गया था। मेरा ये मानना है। जो इससे पहली यूनिट थी टाइट्रेशन एंड मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट फिर भी सही है, टाइट्रेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इस लेवल पे 11वीं में आते ही। बट ये यूनिट बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपको जरूर करनी है। इसके न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं है, बहुत लॉजिकल यूनिट है ये। ओके, तो आप अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम पूछिए। मे बी आप इंटरनेट पे रहते हैं पूरे दिन, तो वहां से बहुत कुछ सर्च करते होंगे आप। पर एक बात याद रखना बच्चों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है, बहुत सारी चॉइसेस आपको कंफ्यूज कर सकती है, और आपको कहीं नहीं लेके जाएगा ये कंफ्यूजन, राइट? कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा। आप कुछ जानकर ऐसा मान सकते हैं कि मुझे बहुत कुछ आ गया, बट ये फैक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए, राइट? अगर न्यूमेरिकल्स होते हैं तो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे हैं। जैसे अगर आप मॉल में चले गए, आप सोच के गए थे ऐसे शूज लेके आने, राइट? देखा आपने मॉल में जाकर कि आपको आपकी जैसा आप सोच के आए थे वो शूज मिल गए, बट उसके अलावा बहुत सारी चॉइसेस भी आपके पास और भी थी मॉल के अंदर, तो आप कंफ्यूज हो गए, राइट? अब आपका वो शूज लेने का दिल ही नहीं कर रहा जो आप सोच के आए थे, राइट? एग्जैक्टली इन ए सिमिलर मैनर इंटरनेट भी आपके साथ ऐसा करता है, राइट? किसी भी टॉपर, चाहे वो यूपीएससी का टॉपर हो, नीट का टॉपर हो, एम्स का टॉपर हो, जेई एडवांस का टॉपर हो, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने नेट की हेल्प से ये कामयाबी हासिल की है। वो हमेशा ये कहता है कि मैंने नेट से दूर रहा, 2-3 साल तक मैंने नेट नहीं देखा। जनरली हम ये देखते हैं, सुनते हैं, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि वो यहां पे आकर कंफ्यूज नहीं होना चाहता था, और जो लोग इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में उलझे रहे वो कहीं नहीं पहुंचे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए, पेन और नोटबुक का सबसे ज्यादा यूज कीजिए अगर आप सीरियसली डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। बस खुद ही 2-3 बातें जानकर अपनी पीठ थपथपानी है तो अलग बात है, दुनिया आपकी पीठ थपथपाए तो आपको इंटरनेट पे लिमिटेड ही काम करना पड़ेगा, लिमिटेड ही टाइम रहना पड़ेगा। तो आज का जिस टॉपिक के बारे में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, तो उसने जो एनर्जी के बारे में बताया था एक बार वो देख लेते हैं। उसने क्या कहा था कि एनर्जी कितनी है, En एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन NH शेल, अगर इलेक्ट्रॉन NH शेल में घूम रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे NH शेल में अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी होगी -2.18 218, ये वेलोसिटी में भी आता है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वेयर, राइट? जूल पर एटम। मतलब एक एटम और उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन NH शेल में घूम रहा है, तब एनर्जी इतनी है, राइट? अगर मेरे पास ऐसे ऐसे एक एटम ना हो, राइट? एक एटम ना हो, एक मोल एटम हो, राइट? एक मोल एटम हो, तो एनर्जी कितनी होगी? उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसको मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक मोल की एनर्जी पता लग जाएगी। तो ये बड़ा आसान है, याद रखना, 1312 1312 बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब मैं पर मोल लिखूंगा क्योंकि ये एक मोल की एनर्जी है, ना कि एक एटम की एनर्जी है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी बतानी हो, इसको ऐसे दिखा देते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ये एनर्जी बतानी हो, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बतानी है NH शेल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, तो वो है 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट? ये एक एटम के लिए है, जैसे ये एक एटम के लिए थी, ये जूल में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, तो बोहर ने जो कहा उसकी एनर्जी आपको 3 अलग अलग फॉर्म में ऐसे, ये आपको न्यूमेरिकल्स के दौरान ये वैल्यूज याद रखनी है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, 218 18 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम,
राइट 13.6 यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो जूल की बात करें तो किलो जूल 1312 1312 1312 राइट किलो जूल पर मोल। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जब वो NH शेल में घूम रहे थे। ठीक है, ये टोटल एनर्जी, यानी इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया, जूल को किलो जूल में बदला, तब ये वैल्यू आई है। ओके, आगे देखिए बच्चों, अगर आपसे यहां हाइड्रोजन की बजाय हीलियम की बात करें तो यहां फॉर्मूले में Z स्क्वायर और आता है, यू नो Z स्क्वायर आता है। Z स्क्वायर का क्या काम है? Z स्क्वायर का मतलब है एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए 1, सब में Z स्क्वायर भी आएगा। खैर चलिए बच्चों, Z स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। वो Z स्क्वायर बहुत छोटी सी बात है, आप न्यूमेरिकल में आएगा तब हम वो देखेंगे। देखो बच्चों, अब एक बात समझिए, मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल में घूम रहा है, राइट, ये फर्स्ट शेल में घूम रहा है। क्या इसके पास एनर्जी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसके पास एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास जब ये फर्स्ट शेल में घूम रहा है? बिल्कुल है, राइट, बिल्कुल है। मान लेते हैं ये एनर्जी इसके पास अब 10 जूल एनर्जी है, जो मैं गलत मान रहा हूं, बट ऐसे ही हमने मान लिया आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन में इस टाइम 10 जूल एनर्जी है, राइट, ओके। हमने इसे एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में आ गया, राइट, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल। अब वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आ गया, यहां आ गया। अब इसकी एनर्जी है 12 जूल। अब इसकी एनर्जी है 12 जूल। पहले फर्स्ट शेल में था तो 10 जूल थी, अब वो सेकेंड शेल में आ गया तो एनर्जी हो गई 12 जूल। तो ये बताओ आपने कितने जूल एनर्जी इसे दी? 2 जूल, राइट, यानी यहां से यहां ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को आपने 2 जूल एनर्जी दी, 2, राइट। ये हमें कैसे पता? अब उसकी एनर्जी है 12 जूल, पहले थी 10 जूल, राइट, 2 जूल का फर्क आया, मतलब वो 2 जूल एनर्जी लेकर ये यहां से यहां आ गया। ओके, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आपसे ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन को हमने इस शेल से उस शेल में भेज दिया, इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में भेज दिया, तो बताओ हमने कितनी एनर्जी उसे दी। या वो ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन इस शेल से यहां आ गया तो इसने कितनी एनर्जी लूज की, ये बताइए। ओके, तो आप कैसे बताओगे? यहां जो एनर्जी थी उनको माइनस कर दोगे, राइट, यहां जो एनर्जी थी उसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास, मैं इसको हटा रहा हूं, या यहां देखो जो फॉर्मूला आएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब क्या है? चेंज इन एनर्जी, इसको डेल्टा बोलेंगे, चेंज इन एनर्जी, राइट, ओके, चेंज इन एनर्जी। इसका फॉर्मूला होगा E2 माइनस E1, राइट, या फिर आप ऐसे करो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली उसकी एनर्जी कितनी थी, पहले कितनी थी, राइट। जो भी आपको मिलेगा वो आपको ये बताएगा कि यहां से यहां जाने में उसने कितनी एनर्जी, या उसमें कितनी एनर्जी का बदलाव आया। एक चीज याद रखना, जब ये एनर्जी पॉजिटिव आएगी मतलब आपने एनर्जी उसे दी है। जब डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा तो एनर्जी आपने दी है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। और जब ये डेल्टा ई नेगेटिव आएगा, इसका मतलब उसने एनर्जी लूज की है, एमिट की है। इसका मतलब वो हाई शेल से लो शेल में आया है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आया है, ठीक है, राइट। तो आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं जहां ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। आई होप आप क्लियर है। जैसे चलो खैर, न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स आएगा तो देखेंगे कि उनको कैसे लागू किया जाता है इन फॉर्मूलेज को, राइट, एनर्जी कैसे निकालते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है इलेक्ट्रॉन तब। देखिए बच्चों, तो पहला न्यूमेरिकल हम करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स है मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में से भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, और मैं आपके नंबर पे भी सेंड करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज दिस। ओके, पहले तो ये इस पहली लाइन का क्या मतलब है ये देखो। वो कहता है कि हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना, पहले
इस बात को समझते हैं, मतलब H को H पॉजिटिव बनाना, उसका एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना, कहां से? H से, राइट। अगर हम बोहर के शब्दों में आयनाइज वर्ड को समझें तो बोहर कहता है कि आयनाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी शेल में भेजना। दोबारा सुनिए, अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, तो आयनाइज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन का लूज होना आयनाइजेशन कहलाता है। बोहर कहता है कि आयनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी शेल में भेजना। वो कहीं बाहर नहीं गया बल्कि इंफिनिटी शेल में चला गया, राइट। 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी शेल में चला गया, और जब वो इंफिनिटी शेल में चला जाएगा तो हम कहेंगे वो आयनाइज हो गया। वो कौन? एटम आयनाइज हो गया, राइट। यहां पे वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो सवाल पूछता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में था, राइट, और उसे आयनाइज करना था, मतलब पांचवें से इंफिनिटी में लेके जाना था, तो कितने जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? पहला सवाल ये करता है। दूसरा, और इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में हो तब उसे आयनाइज करवाने के लिए कितने जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, फर्स्ट शेल में हो तो कितने जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इलेक्ट्रॉन को एक बार पांचवें शेल से इंफिनिटी में भेजना है, एक बार फर्स्ट शेल से इंफिनिटी में भेजना है, फिर इन दोनों एनर्जी का कंपैरिजन करना है, मतलब रेशियो निकालना है, राइट। ओके, देखना है कहां कितने ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब पहले तो ये समझो कहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये इंफिनिटी, ऐसे हम बढ़ते गए। तो एक बार इलेक्ट्रॉन को यहां से, मान लो ये मेरे पास इंफिनिटी है, यहां इंफिनिटी है, राइट, ये इंफिनिटी शेल है, ये फिफ्थ शेल है, ये इंफिनिटी है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ये इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बार इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से यहां भेजना है, कहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें? ऑब्वियसली फर्स्ट शेल से। जब वो पांचवें शेल में है तो इतनी एनर्जी तो पहले ही उसके पास है, बस इतनी एनर्जी हमें और देनी है और वो इंफिनिटी में पहुंच जाएगा। फर्स्ट शेल से जब हम एनर्जी देंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। अब सवाल ये है कम ज्यादा नहीं, सवाल ये है कितनी। अब कितने पे बात करते हैं जरा। पहले फिफ्थ शेल से इंफिनिटी में भेजते हैं, मतलब यहां से यहां कितनी एनर्जी का चेंज आया, राइट, कितना एनर्जी का चेंज आया, इसका मतलब डेल्टा ई हमें निकालना है। डेल्टा ई का मतलब होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी मतलब इंफिनिटी शेल में जब होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। फॉर्मूला क्या है? क्योंकि ये एक एटम के बारे में पूछ रहा है तो हमें 218 वाला फॉर्मूला लगाना है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फाइनली हमने 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई एन स्क्वेयर, एन का कौन सा है? इंफिनिटी का स्क्वेयर माइनस, राइट, सॉरी ये माइनस आएगा, ओके, माइनस, इसको मैं हटा दूं, या यहां पे फिर दोबारा माइनस। कहां भेजना, कहां से भेजना है? फाइनली कहां भेजना है? इंफिनिटी पे। इनिशियली कहां था? फिफ्थ शेल में। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बच्चों, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। मैथमेटिक्स में आपने सुनी होगी ये बात। इंफिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम किसी को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होकर ना के बराबर रह जाती है। तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गया जीरो, माइनस माइनस प्लस, राइट, ये हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 25 जूल पर एटम। यानी इस एक इलेक्ट्रॉन को हमें इतने जूल एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ओके, इसको हटाता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम ही है वैसे। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 25 जूल पर एटम, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी फिफ्थ शेल से वहां पहुंचाने के लिए। मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा, वो आप करके देखना। अब एक बार देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में होगा, सॉरी फर्स्ट शेल में होगा,
तो उसे इंफिनिटी में ले जाने के लिए कितने जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फाइनल तो वही जीरो हो जाएगा, जीरो ना, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, यहां पे भी इंफिनिटी स्क्वायर, फाइनली इंफिनिटी में ही भेजना है। माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻, -18 अपॉन व्हाट, एन स्क्वायर, एन कितना है, 1 का स्क्वायर, जूल पर एटम, राइट। तो मैं इसको डेल्टा ई डैश लिख लेता हूं, राइट, डेल्टा ई डैश, 5 से इंफिनिटी में भेजना है, फर्स्ट से इंफिनिटी में, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। तो ये माइनस माइनस प्लस, आई होप क्लियर है, ओके। ये हो जाएगा ये वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, जूल पर एटम, ठीक है। अब कहता है इन दोनों को कंपेयर करो, देखो इसको 25 से डिवाइड करेंगे, इतनी एनर्जी चाहिए, इसको इतनी एनर्जी चाहिए, 1 से डिवाइड मतलब किसी से डिवाइड नहीं करना, ओके। डेल्टा ई डैश बाई डेल्टा ई कितना आएगा, दिस अपॉन दिस, डेल्टा ई डैश, तो ये दिस, ओके, आई होप क्लियर है, ओके। तो ये आ जाएगा 1/25, यस 1/25। इससे क्या समझे आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 25 डेल्टा ई डैश है 5 से इंफिनिटी में भेजना है, राइट, इज इक्वल टू डेल्टा ई, इसको फर्स्ट से इंफिनिटी में भेजना है, मतलब जितने जूल एनर्जी यहां चाहिए 5 से इंफिनिटी में भेजने के लिए, इसको 25 से गुणा कर दो, इतनी एनर्जी हमें चाहिएगी फर्स्ट से इंफिनिटी में भेजने के लिए, मतलब यहां से यहां भेजने के लिए 25 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए यहां से यहां भेजने के मुकाबले, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 1, मतलब मेरे पास कोई एटम है, उसमें जो शेल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहां इलेक्ट्रॉन है, राइट, यहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 6 से फर्स्ट में आ गया, ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन मतलब वो शिफ्ट हुआ 6 शेल से फर्स्ट शेल में। तो बताता है, पूछता है कि इस तरह के शिफ्टिंग में, ऐसे ट्रांजिशन में कितनी लाइंस मैक्सिमम हमें ऑब्जर्व हो सकती है, ओके, मैक्सिमम कितनी लाइंस ऑब्जर्व हो सकती है। अब देखिए लाइंस का क्या मतलब है, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट है, अब फोटोग्राफिक प्लेट जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट, एनर्जी रिलीज होगी यहां से यहां जाने में, राइट। इस एनर्जी के कोरोस्पोंडिंग एक लाइन हमें यहां दिख जाएगी, राइट, यहां से यहां अगर गया तो एनर्जी अलग रिलीज होगी, इतनी नहीं होगी जितनी यहां हुई थी, राइट, तो उसके कोरोस्पोंडिंग हमें कोई दूसरी लाइन मिलेगी। तो ऐसे कितनी लाइंस हमें मिल सकती है, कितनी लाइंस मिल सकती है, जरा देखो बच्चों, इसका एक फॉर्मूला है, बट पहले आप समझो ये मतलब बिना फॉर्मूले के देखो कितनी लाइंस मिल सकती है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है 6 से 5th में आए, एक लाइन मिल गई, हो सकता है वो 6 से डायरेक्ट 4th में आए तो दूसरी लाइन मिल गई, मैं यहां लिख रहा हूं 1 + 1, हो सकता है वो डायरेक्ट 3rd में आए तो एक और लाइन, ये भी लाइन मिल सकती है, राइट, हो सकता है वो डायरेक्ट यहां आए 2nd में तो ये इसके कोरोस्पोंडिंग एक लाइन मिलेगी, हो सकता है वो यहां से यहां आए, इसके कोरोस्पोंडिंग एक लाइन मिलेगी, राइट। क्या इसके अलावा कोई और भी बात हो सकती है, और भी हो सकती है, कैसे, इलेक्ट्रॉन पहले यहां आए, राइट, यहां से फिर यहां आए, मतलब 5th से 4th में आए, राइट, और जो ये गैप है ना बच्चों, ये सेम नहीं रहता। अब ये नहीं कह सकते जो जैसी वेव या जितनी एनर्जी इसकी उतनी एनर्जी इसकी, नो, राइट, इन सब का जो गैप है वो अलग अलग है। इवन आप देखोगे पहले गैप बहुत ज्यादा रहता है एनर्जी का, फिर ये गैप कम होता जाता है, राइट, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है और इन दोनों के बीच का गैप है उसमें फर्क है, यहां कम गैप है दोनों में, यहां ज्यादा गैप है, ओके। तो यहां 5th से जब 4th में आएगा तो भी तो एक लाइन मिल सकती है, हो सकता है 5th से वो 3rd में आए, पहले 5th में आया, 5th से फिर 3rd में आए, राइट, तो इसके कोरोस्पोंडिंग एक लाइन मिल जाएगी मुझे। हो सकता है वो 5th से डायरेक्ट किसमें 2nd में आए
तो एक लाइन मिलेगी, हो सकता है फिफ्थ से वो फर्स्ट में आए तो एक लाइन मिलेगी। तो ऐसे हम देखेंगे बच्चों इस ट्रांजिशन में जब वो 6 से फर्स्ट में आएगा तो मुझे 15 लाइन मिल सकती है, 15 लाइंस मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन है या अलग अलग तरीके से वो अपने आप को हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ला सकता है, अलग अलग तरीके से। राइट, पहले वो वहां से वहां जाए, राइट, फिर वहां से किसी और ढंग से आगे बढ़े, मतलब जैसे हमने कहा यहां से वो यहां आ जाए, राइट, फिर अगली बार कहा वो यहां से यहां आया, फिर यहां से हो सकता है वो अगले में जाए या यहां से डायरेक्ट उससे अगले में शिफ्ट हो जाए, तो हमें अलग अलग लाइन मिलेगी। तो ऐसे 15 लाइंस हमें ऑब्जर्व हो सकती है, यहां से हमें 15 तरह के फोटोन मिल सकते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है, एक बार पीएमटी में उसने पूछा है, उसने लाइंस नहीं पूछी, उसने पूछा कि बताइए नंबर ऑफ फोटोन्स कितने ऑब्जर्व होंगे, राइट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फोटोन वी कैन गेट फ्रॉम दिस ट्रांजिशन, राइट। तो ऑब्वियसली बात है यार, वो यहां से यहां आ रहा है तो वो एनर्जी लूज कर रहा है, और एनर्जी किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। वेव्स मतलब वेव्स किस में आती है, पैकेट्स में। तो यहां से यहां जाने पर जो एनर्जी लूज कर रहा है वो एनर्जी एक पैकेट है एनर्जी का, जिसको हम फोटोन कह रहे हैं। तो यहां 15 लाइंस का मतलब 15 तरह के फोटोन्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बड़ा इजी है, जरा देखो, फॉर्मूला बड़ा इजी है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, उससे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2, ये नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला है। n2 माइनस n1 कहां से कहां आया, राइट, फिर दोबारा वही वैल्यू लिखोगे प्लस 1 बाई 2। जैसे यहां 6 से फर्स्ट में आया तो 6 माइनस 1, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसने काफी पूछा है। 6 माइनस 1 क्योंकि 6 से फर्स्ट में आया है, इंटू 6 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, राइट। तो यहां पे 5 रह जाएगा, यहां पे 6, 5 6 30, 30 बाई 2 15। तो यहां हमें 15 लाइंस ऑब्जर्व होगी, 15 लाइंस। तो देखिए बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में रिलेशन निकालना है, ओके। और ये कहता है कि सी से बी में जब वो आता है तो इसका जो गैप है, या ये कहें कि यहां से यहां आते टाइम जो वो वेव रिलीज कर रहा है, राइट, क्योंकि ये हाई एनर्जी है, हाई से लो एनर्जी में आ रहा है, ये एनर्जी दिखा रखी है यहां, तो लो एनर्जी में आ रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज करेगा, राइट, हाई से लो में आते टाइम एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज करेगा, वेव की फॉर्म में। वेव मतलब फोटोन, राइट, फोटोन मतलब वेवलेंथ। तो जब वो यहां से यहां आता है तो जो वेव रिलीज करता है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है। जब वो बी से ए में आता है तब जो वेव रिलीज करता है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है, और जब वो सी से डायरेक्ट ए में आता है तब जो वो वेव रिलीज करता है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 3 है, ठीक है। तो पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, ओके। लैम्डा ये आईआईटी में पूछा हुआ है, पीएमटी में नहीं पूछा, बट इसकी गारंटी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो समझिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप कुछ सोच ही नहीं रहे तो सोचिए, ये बात क्यों आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी। हालांकि ये गलत बात है, बट आपके दिमाग में क्यों आनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो पूरा जो ये गैप है, इस गैप को अगर मैं देखूं तो वो दिस प्लस दिस के ही तो बराबर है। ये जो पूरा गैप है इसको मैं इतने टुकड़ों में तोड़ दूं और इनको जोड़ दूं तो ये गैप मिल जाएगा मुझे, राइट। तो हो सकता है आपके दिमाग में लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ रहा हो, पर ये गलत है, क्योंकि ये जो गैप है ये वेवलेंथ का गैप नहीं है, ये एनर्जी का गैप है। यहां ये जो एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी दिखा रखी है, ये जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी जो है वो इस एनर्जी और इस एनर्जी के बराबर है, राइट। ये इस एनर्जी और इस एनर्जी के बराबर है, ये पूरी एनर्जी, राइट। तो जब कोई वेव यहां से यहां आते टाइम लैम्डा 1 वेवलेंथ रिलीज करती है, लैम्डा 1 वेवलेंथ रिलीज करती है, तो उसकी एनर्जी बताइए। एनर्जी होगी hc बाई लैम्डा। लैम्डा अगर 1 है तो मैं इसको E1 नाम दे देता हूं, मतलब यहां से यहां आते टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई E1,
यहां से यहां आते टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई hc/λ2। यहां से यहां आते टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई E3hc/λ3। राइट, ओके। हाँ, इनका रिलेशन मेरे पास है एनर्जी का। E3 किसके बराबर है, ये जो एनर्जी है ये किसके बराबर है, दिस प्लस दिस, E3 इक्वल टू E1 प्लस E2। राइट, यहां से आ जाएगा E3 कितना है hc/λ3 इज इक्वल टू E1 कितना है hc/λ1 प्लस hc/λ2। राइट, hc कॉमन लेंगे, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1, इसका एलसीएम लेंगे, λ1 इंटू λ2, λ1 प्लस λ2। अगर ये मैथमेटिक्स नहीं आ रहा तो सीखिए मैथमेटिक्स, इसको रिवर्स करेंगे तो λ3 आ जाएगा λ1 इंटू λ2। अगर आपके पास प्रदीप है तो उसमें लास्ट में जो एमसीक्यू है वहां पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो λ3 इज इक्वल टू λ1 इंटू λ2 बाई λ1 प्लस λ3। यस, ये गलती कर दी मैंने, λ2 आएगा, λ1 प्लस λ2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, सिक्स्थ को। वो कहता है कि लिथियम आयन हमारे पास है, लिथियम आयन। लिथियम आयन की क्या खास बात है, लिथियम आयन की खास बात यह है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम आयन की खास बात यह है कि बोहर ने जो कहा वो ये भी मानेगा। इसके अंदर प्रेजेंट उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोहर की हेल्प से हम बता सकते हैं, क्योंकि बोहर की हर बात सिर्फ उसके लिए थी जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। ओके, तो वो कहता है कि इस लिथियम आयन के अंदर, आयन एटम नहीं कह सकता मैं, एटम का मतलब होता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, आयन का मतलब उसमें चार्ज है। लिथियम आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड शेल में आ गया, राइट, यानी एमिशन हुआ है एनर्जी का। ओके, तो ये बताओ कि उस निकलने वाली वेव की वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, थर्ड से सेकंड, मतलब कौन सी सीरीज, बाल्मर, no, I'm sorry, not Balmer, because Balmer series only applicable for hydrogen emission spectra. This spectra is lithium spectra है ना, ये तो लिथियम का स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे खैर मैं नहीं कह सकता, वो गलती से, हाँ हाइड्रोजन होता तो मैं इसे बाल्मर में काउंट करता। चलिए, तो हमें क्या बताना है, लिथियम उस इलेक्ट्रॉन की वजह से निकली जो वेव है उसकी वेवलेंथ बतानी है। एक बार इसका फोटो देख लेते हैं। लिथियम 3 प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, थर्ड से कहां आना है, सेकंड में आना है। जब वो थर्ड से सेकंड में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी वेव्स की फॉर्म में लूज करेगा, राइट। जो वेव यहां से मिलेगी उस वेव की वेवलेंथ बतानी है। ओके, चलिए, तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो कितनी एनर्जी उसने लूज की है, तो उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग मैं वेवलेंथ बता सकता हूं, राइट। चलिए, तो निकालते हैं कितनी एनर्जी लूज की इसने, राइट। जो जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा ना, तो प्यारे बच्चों वो फोटोन लूज कर रहा है, वो फोटोन लूज कर रहा है, उस फोटोन की वेवलेंथ पूछी है हमसे, ठीक है। चलिए, तो पहले ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां कितनी थी और यहां कितनी हो जाएगी। मान लो यहां 50 थी, यहां 48 हो जाएगी, तो 2 जूल इसमें बाहर निकाली, 2 जूल के कोरस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ निकाल लेंगे hc/λ करके। चलिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां निकालते हैं, कहां, थर्ड शेल में। फॉर्मूला क्या होता है, -2.18 218 10⁻⁻18। थर्ड शेल में n² यानी 9, z², लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 का स्क्वायर 9, n² n3 z3 z का स्क्वायर 9 n का स्क्वायर 9, ये कैंसिल। तो ये हो गई मेरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो लिथियम आयन के थर्ड शेल में होगा, ठीक है। उसके बाद वो आ गया कहां, सेकंड शेल में। देखते हैं वहां उसकी एनर्जी कितनी, -218 10⁻⁻18 अपॉन n², कौन से शेल में आया, सेकंड में, यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू z कितना 2, नो z तो 3 रहेगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है 9। ओके बच्चों, तो ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी, राइट, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहां गया, E2 में, पहले कहां था, E3 में, राइट। देखते हैं, सारी वैल्यू यहां रखते हैं, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 माइनस
ये माइनस साइन यहां से आया, अब फिर दोबारा से माइनस लिखना पड़ रहा है क्योंकि इसके अभी तो माइनस है। इसके माइनस के बारे में भी बात करेंगे, ये माइनस क्यों आता है, इंटू 9/4, 9/4। ठीक है, फ्रेम से बाहर तो नहीं गए। चलिए बच्चों, तो डेल्टा ई आ जाएगा यहां से, डेल्टा ई यहां से कॉमन ले लो, -2.18 माइनस का प्लस का ही ले लो बस, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहां ये कॉमन लिया है तो अंदर बच गया -1, ये कॉमन आ गया, माइनस नहीं लिया कॉमन तो माइनस लोगे तो ये 1 ही बचेगा, माइनस ले लो तो ये सिर्फ 1 बचा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, राइट, प्लस होने की बाद हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये फिर दोबारा से माइनस हो गया, ये बाहर ले गए तो यहां बच गया 9/4। ठीक है बच्चों, 9/4। तो यहां से जो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये आएगा -5/4, 5/4 नेगेटिव का, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चों ये एनर्जी वहां से बाहर निकली होगी, किसके फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। अगर किसी वेव की एनर्जी इतनी है, ये मत कहना सर ये डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी मतलब इतने से इतनी हो गई, ज्यादा से कम हो गई, जो बची वो बाहर आ गई, बाहर आई वेव की फॉर्म में वो एनर्जी, राइट, यानी उस वेव की एनर्जी अगर इतनी थी तो वेवलेंथ कितनी होगी, hc/लैम्डा। भाई एनर्जी अगर इतनी है तो वेवलेंथ इतनी होगी, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा, राइट। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁴, c की 3 इंटू 10⁸ मीटर, तो यहां से लैम्डा मिल जाएगा जो उसने पूछा है, वेवलेंथ मिल जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और करते हैं बच्चों कि ये नेगेटिव साइन कहां से आता है, ये माइनस का साइन का लॉजिक क्या है। वैसे तो हमने डेरिवेशन करते टाइम आपने देखा है कि नेगेटिव साइन कहां से आता है, और अगर आपने नहीं देखा है तो इसका मतलब आपने डेरिवेशन प्रैक्टिस नहीं किया। डेरिवेशन प्रैक्टिस कीजिए अगर सफेद कोट पहनना है तो। चलिए बच्चों देखो, और आप पहनोगे एक दिन, मुझे पूरी उम्मीद है, इस देश को भी और आपके पेरेंट्स को भी। हम बात करें तो नेगेटिव साइन का लॉजिक क्या है। एक्चुअली ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये सुनो, ये मेरे पास कोई एटम है, उसमें बहुत सारे शेल है, ठीक है। एक बात बता दूं, ये जो गैप है ना फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ये गैप सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इवन एटम जब बदलते हैं तो ये गैप भी बदल जाते हैं, इसीलिए सबका स्पेक्ट्रा अलग अलग है, क्योंकि गैप अलग, एनर्जी अलग, एनर्जी अलग, वेवलेंथ अलग, वेवलेंथ अलग, फोटोन अलग, इसलिए वहां लाइंस, हमने कहा था कि सबका स्पेक्ट्रा एक फिंगरप्रिंट की तरह है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये गैप सबका अलग अलग होता है, राइट, इस वजह से निकलने वाला फोटोन भी अलग है। ओके, क्या बात कर रहे थे बच्चों, मान लो देखो ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, जैसे En का फॉर्मूला क्या है, -13.6 n² z², 218 नहीं लिखा, इसको भी लिख लेते हैं कभी कभी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, ये देखो, जब कोई चीज किसी की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो एनर्जी लूज करती है, राइट। एक छोटा सा सिद्धांत है जो केमिस्ट्री में जगह जगह काम आएगा। जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वहां से एनर्जी बाहर निकलती है, राइट, और जब कोई चीज एक दूसरे को रिपेल करती है तो वहां एनर्जी आती है। वैसे काफी बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो वापस क्यों आता है। सबसे मैंने, जिसने फोन करके या वैसे मैसेज करके प्रॉब्लम पूछी, सबसे मैंने यही बात कही है, मैं दोबारा से यही बात कहूंगा कि इस दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किस बला का नाम है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स नाम की एक यूनिट आएगी आगे चलकर, उसमें पढ़ोगे। फिलहाल हर कोई चीज स्टेबल होना चाहता है, हर कोई स्टेबल होने के दो रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ते की बात हम आज कर रहे हैं। स्टेबल होने के लिए चीजें चाहती है कि उसके अंदर की एनर्जी कम हो, एनर्जी कम करना चाहती है, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिस दिन एनर्जी 0 होगी, 1/0 इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी, राइट, पढ़ोगे मैथ में, सॉरी मैथ में नहीं तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी जगह जगह आएगा, 1/0 इंफिनिटी होता है, अथा, राइट, अथा
इन्फिनिटी को अगर समझना है तो कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर देखना, आपको इन्फिनिटी का अर्थ समझ में आएगा। समुद्र का कोई अंत नहीं, वैसे ही मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी भी एक समुद्र को डिनोट करता है, एक ऐसी स्पीसीज जिसका कोई अंत नहीं, राइट। तो समथिंग अपॉन जीरो, अगर एनर्जी जीरो हो गई तो स्टेबिलिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। समथिंग बटे जीरो इन्फिनिटी होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट। पर ये किसी के पास होती नहीं, हर चीज के पास एनर्जी है, राइट। हर कोई चाहता है कि उसकी एनर्जी लूज हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, फर्स्ट शेल से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ी क्यों? क्योंकि आपने उसको एनर्जी दी, बट वो वहां रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो एनर्जी कम करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इसलिए वो नीचे आता है, लो एनर्जी में आता है और एनर्जी लूज करता है, राइट। तो इस प्रकृति की का ये सिद्धांत कि हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इस सिद्धांत के आधार पे मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्राउंड स्टेट में आता है, इसलिए कम एनर्जी के लिए आता है। हाँ, फर्स्ट शेल के बाद वो आगे नहीं जा पाता क्योंकि उससे कम एनर्जी नहीं हो सकती उसकी, चाहता तो वो और भी कम है पर वो हो नहीं सकता। ओके, तो देखिए बच्चों, क्या था रूल, जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वहां से एनर्जी बाहर निकलती है, और जब कोई एक दूसरे को रिपेल करता है तो वहां एनर्जी आती है। जैसे आपने कभी मैग्नेट, सबने किया है, आपने भी किया होगा, मैग्नेट एक साइड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे साइड से रिपेल करते हैं, राइट। तो जब आप किसी मैग्नेट जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं उन्हें पास लेके आते हो, रिपेल कर रहे हैं फिर भी उन्हें पास ले आए, तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। कहां से आई? आपने दी उन्हें एनर्जी। तो जब कोई चीज एक दूसरे को रिपेल करती है तो वहां एनर्जी आती है, और जब कोई चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वहां से एनर्जी बाहर निकलती है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो सॉरी दोबारा लिख देते हैं फॉर्मूला, En इक्वल टू -1312 n²z², दूसरे वाला फॉर्मूला किलो जूल पर मोल। तीन फॉर्मूले हैं। तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं किसी इंफिनिटी शेल में था, बहुत दूर था, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आगे बढ़ रहा था तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, राइट, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इस अट्रैक्शन से एनर्जी बाहर निकलती है। एक लॉजिक ये भी कहता है कि ये वो एनर्जी है जो बाहर निकल गई जब इलेक्ट्रॉन NH शेल में आया। तब इलेक्ट्रॉन कहीं दूर था, जब वो न्यूक्लियस के पास आया तो दोनों में अट्रैक्शन हुई। इस अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन होगी, इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी बाहर निकली। ये नेगेटिव साइन इस बात को सिंबलाइज करता है कि देयर आर लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि इतनी एनर्जी बाहर निकल गई जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी शेल से इस शेल में आया। एंड कुछ भी हो सकता है, राइट। इसका मतलब जब वो यहां आएगा, यस, तो सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास पहुंच गया। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, राइट। तो सबसे कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की यहां, सबसे ज्यादा वो लूज कर चुका होता है। तो ये नेगेटिव का हम लॉजिक देते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमें दो इक्वेशन उसने दी हुई है। अच्छा, इक्वेशन में n1 n2 दिखा रखा है और ये कहा है, जरा क्वेश्चन समझना, ये कहता है नंबर ऑफ या काइंड ऑफ फोटोन्स, बताइए काइंड ऑफ फोटोन्स या वहां है नंबर ऑफ फोटोन्स, काइंड ऑफ फोटोन्स when electron jumps n2 to n1 state। मतलब जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आता है तो कितने तरह के फोटोन वहां से निकल सकते हैं, मैक्सिमम काइंड ऑफ फोटोन जो वहां से निकल सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह के फोटोन निकलेंगे। अलग अलग तरह के फोटोन में क्या अलग अलग होगा, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, राइट। तो कितने तरह के, ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था जहां उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछी थी, राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। वहां पे भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि उतनी लाइंस फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें दिखेगी जितने तरह के इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे, राइट, जितने तरह के फोटोन्स वहां से निकलेंगे, आई एम सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, जितने तरह के फोटोन्स वहां से निकलेंगे उतनी हमें लाइंस ऑब्जर्व होगी, या जितनी तरह की लाइंस हमें दिखेगी उतने ही तरह के या उतने ही फोटोन वहां से निकले हैं।
राइट। उसका फॉर्मूला ये था कि n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ये नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हमें ऑब्जर्व होती है उसका फॉर्मूला है। बट इस फॉर्मूले को यहां लगाने के लिए हमें n2 और n1 की वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो हम बड़ी आसानी से, दो इक्वेशन है, बड़ी आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। नेगेटिव दोनों को माइनस किया तो नीचे के साइन बदल दिए, ये कैंसिल हो गया, अरे ये भी कैंसिल हो गया, नहीं 6n1 दोनों प्लस के हैं, ये 18 में से 6 गए 12, तो n1 की वैल्यू आ गई 2, राइट। n2 कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे, 6 18 6 ही आ जाएगी शायद, देखिए 2 6, यस 6 ही आएगी, तो यहां से आ गया। तो बताइए कितने तरह की लाइन निकलेगी, 6 माइनस 2 प्लस 1/2, 6 में से 2 गया 4, 12 2 6, मतलब वहां 6 लाइन्स हमें ऑब्जर्व होगी, मतलब वहां से 6 फोटोन बाहर निकलेंगे जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ देखना है कैसा आता है, और एक एनर्जी और वेवलेंथ लैम्डा, इन दोनों को अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा ये बताना है। देखो बच्चों, ये शायद क्या आपने पढ़ा नहीं होगा, एनर्जी और नू का क्या रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू एच नू, एनर्जी इज इक्वल टू एच नू, तो इज इक्वल टू एच नू होता है। देखो अगर मैं H को हटा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नू। एक्चुअली प्लैंक्स ने यही कहा था कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, प्लैंक्स ने यही कहा था। पर पॉइंट यहां ये नहीं है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो ऐसी होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे और शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा भी हो, मैथमेटिकल टूल में, बट फिर भी हम इसको यहां नहीं ले रहे, मैं इस इक्वेशन की बात नहीं करूंगा, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा कि कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है उन दोनों का, मतलब ग्राफ इसका कुछ ऐसा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी, फ्रीक्वेंसी इतनी थी तो एनर्जी इतनी थी, फ्रीक्वेंसी आपने वेव की इतनी कर दी तो एनर्जी भी उतनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी दुगनी की तो एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी, राइट। फ्रीक्वेंसी 4 गुना की तो एनर्जी भी 4 गुना हो जाएगी, ओके। बट अगर कोई चीज किसी के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ग्राफ एक्सपोनेंशियल आता है, ऐसा आता है, ऐसा आएगा किसका, एनर्जी का और वेवलेंथ का ग्राफ, ओके। यहां पे अगर मैं इसको आधा करूंगा, राइट, आधा करूंगा तो एनर्जी भी आधी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आप देखोगे कि डिवाइड करने के बाद जो गैप है वो सेम नहीं रहते। मे भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो, छोड़ो इसे, बस फिलहाल एक बात याद रखिए कि अगर कोई किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल आता है, राइट, एक्सपोनेंशियल, ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ओके। जरा देखो ये ग्राफ क्या कह रहा है कि अगर वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ कम होगी, इसको ऐसे बना देते हैं, वेवलेंथ अगर कम होगी तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, ओके। ये इसको टच नहीं करना क्योंकि वेवलेंथ कभी जीरो नहीं होगी, और अगर गलती से जीरो हो भी गई तो एनर्जी इंफिनिटी हो जाएगी, राइट। तो एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ ऐसा आता है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, इसे पैराबोला भी कहते हैं, पैराबोलिक ग्राफ भी कहते हैं, हम इसे एक्सपोनेंशियली कहेंगे, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर का मेन पर्पज कोई नेक्स्ट टॉपिक करवाना नहीं, बस
आपको न्यूमेरिकल से रूबरू करवाना था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थ्योरी को अच्छे से कर रहे हो, बट उसको इंप्लीमेंट करने की जब बात आएगी, न्यूमेरिकल्स की जब बात आएगी, जब आप कहीं पीछे ना रह जाओ। बस मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए इस लेक्चर में आपने सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखे और मुझे आशा है कि आप इन न्यूमेरिकल्स को, इन बातों को ध्यान में रखकर अब आगे न्यूमेरिकल्स करोगे और उनमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, जाते जाते बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, En इक्वल टू, तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, राइट। उनमें से एक फॉर्मूला ये है 2.18 218 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसकी यूनिट होगी जूल पर एटम, 1312 एन जेड स्क्वायर एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है। ओके, एक दूसरी बात ये याद रखनी है, जब आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ गया, N2 से N1 में आ गया, तो बताओ एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा E इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 वन अपॉन क्या करोगे, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चों, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, अपने दिमाग में सोच लूं कि अगर मेरे पास ये माइनस के साइन का मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मैंने सही लगाया या नहीं लगाया। अगर मेरे पास 3 से 2 में आ रहा है तो ये 3 ये 2 नेगेटिव आएगा, बिल्कुल। या ठीक है बच्चों, ये यहां ये नहीं आएगा, आई एम सॉरी, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो ये कब है, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है, राइट। सिमिलरली, और यहां से जो वैल्यू हमें मिलेगी उसकी यूनिट होगी जूल पर एटम। 13.6 अगर यहां है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1312 अगर यहां है, बाकी सारी चीजें यूं क्यों रहेगी, राइट। 1312 अगर यहां है तो किलो जूल पर मोल। ये फॉर्मूला क्या बताएगा, जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आएगा तो एनर्जी में कितना बदलाव होएगा, राइट। वहां से जो वेव बाहर निकलेगी उस वेव की एनर्जी कितनी होगी ये बताएगा, राइट। उस वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए आप इस वैल्यू को hc/λ के इक्वल रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसे h न्यू के इक्वल रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।